अफसर से जांच कराया तो जांच में भी सही निकला, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने कहा साहब इसमें खर्चा हमारा कितना लगभग बैठ जाएगा। तो ये बोल रहे थे कि आपका 1 से 1.5 लाख रुपये पर डे का आपका खर्चा बैठेगा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, मगर हमारा मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। बोले ठीक हो जाएगा और 1 लाख रुपया पर डे 12 बजे तक मुझसे इलाज में लापरवाही, परिजन ने लगाया आरोप। यूपी के नर्सिंग होम मीरा हॉस्पिटल B2 महानगर एक्सटेंशन थाना अलीगंज लखनऊ जिले से डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। स्वास्थ्य महकमा की खबर लेके आए हैं, जो हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। स्वास्थ्य महकमा में क्या चल रहा है, आप वीडियो भी हम आपको उससे संबंधित दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बावजूद भी किस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होम जो है अवैध धंधा बना रखा है, अवैध वसूली चल रही है। ऐसा एक नीरा हॉस्पिटल लखनऊ अलीगंज का हाल है, जो हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ एक पेशेंट परिवार, उनके पति हैं जो सीताराम जी, मैं उनसे भी आपसे रूबरू कराऊंगा, उनसे बात कराऊंगा कि स्वास्थ्य महकमा में कि एक शख्स जो अपने पेशेंट को लेके लखीमपुर से सीधे पहुंचता है लखनऊ के लिए, उसको रेफर किया जाए लखनऊ में, उसका इलाज चलाने के दौरान किस तरीके से उससे धन उगाही की जाती है और किस तरीके से उसके धन उगाही करने के बाद किस तरीके से उसको पीड़ित का कहना कि किस तरीके से उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं और उनसे आपकी बात कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है जी। सर क्या कहना चाहते, क्या हुआ आपको? आपकी जो बीमार था वो कौन थी आपकी? वो हमारी मिसेस थी, हमारी पत्नी थी। तो उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। जब अचानक तबीयत खराब हुई तो यहाँ से मैं सीधे लखनऊ ले गया नीरा हॉस्पिटल। नीरा हॉस्पिटल 4:30 बजे शाम को मैं पहुँच गया था। वहाँ हमने एडमिट कराया। डॉक्टरों ने कहा कि आप परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद उन्होंने फटाफट जांचें सब करवाया। तो जांच रिपोर्ट भी उन्होंने अपने स्तर से जांच कराया तो जांच में भी सही निकला, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने कहा साहब इसमें खर्चा हमारा कितना लगभग बैठ जाएगा। तो ये बोल रहे थे कि आपका 1 से 1.5 लाख रुपये पर डे का आपका खर्चा बैठेगा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, मगर हमारा मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। बोले ठीक हो जाएगा और 1 लाख रुपया पर डे 12 बजे तक मुझसे जमा कराते थे और उसके बाद 10,000 रुपये की मात्र रसीद देते थे। उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, मगर हमारा मरीज़ ठीक हो जाना चाहिए। बोले मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। हमने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद 22 को मैंने जब भर्ती कराया है और 23 तक हमारा मरीज़ ठीक रहा, फिर 24 को भी सही रहा और 24 को 2 बजे 3 बजे करीब मैं वहाँ गया अस्पताल। फिर तो हमने कहा साहब ये बीको लगा हुआ है, बीको से सूजन काफ़ी आ गई है इनके। तो ऐसा आप करें सर कि इनका कोई ऐसी दवाई आप दे दें जो इनका थोड़ा राहत मिल जाए हमारे मरीज को। बोले साले डॉक्टर मैं हूँ कि तू? तो इसी समझ सकते हैं किस तरीके भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो इसी बात को लेकर के वो डॉक्टरों ने सब एकजुट एक राय हो करके हमारे मरीज को मार दिया। जब मारा कैसे कि 25 तारीख को 2 बजे समय 2 बजे दिन में राजू पंडित और संदीप गुप्ता, अमित सिंह और अमित सिंह थे और AK सिंह थे। ये कौन थे डॉक्टर? ये सब डॉक्टर थे। ये सब एक राय एकजुट हो करके हमारे मरीज को मार दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मरीज के साथ ये हो रहा है, किस तरीके से मरीज का पैर बंधा हुआ, किस तरीके से मरीज तड़प रहा है, किस तरीके से अवैध धन की उगाही का ये सारी स्लिप हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज के साथ इसके साथ अन्याय हुआ है और ये पीड़ित कितना परेशान है, कहाँ का आपने गुहार लगाया, क्या इसके साथ हुआ है कि स्वास्थ्य महकमा के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से इन अवैध अस्पताल नर्सिंग होमों से अवैध धन उगाही करके किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। मैं बताना जी सर, बताएं क्या हुआ? हाँ, उसके बाद इन्होंने मुझे केवल अनुशासन ही देते रहे, मगर हमको पूरी बात और पूरा वो नहीं बताए, क्योंकि इनकी मानसिकता हम पहचान नहीं पाए। और इनकी मानसिकता ये थी, ये सब एकजुट हो करके हमारे मरीज को मार दिया। मारने के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने तो 25 को आपको डिस्चार्ज कर दिया। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, 25 को डिस्चार्ज दिखा रहे हैं और 26 तारीख को 5:40 पे मृत्युक दिखा रहे हैं। मुझे बॉडी भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे साले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुमको भी गोली मरवा करके और सीधे तुमको मैं फेंकवा दूंगा। इस तरह का मुझे प्रताड़ित किया। मैं साहब काफ़ी डरा और दहशत समझ सकते हैं कि ये इनके पति हैं उस महिला के, जो महिला ये एडमिट है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये 25 तारीख की इसकी डेथ हो जाती है
26 को इसकी डेट होती है और 25 को ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके पास? हाँ, और हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देखने का प्रयास करिए। मृत्यु सर्टिफिकेट भी हमारे पास है और डिस्चार्ज लेटर भी मेरे पास है और सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। और उसके बावजूद भी ये हमारी मतलब कोई नहीं सुन रहे थे और हमने सेमो को भी इसके निवेदन किया है। उसके बाद पुलिस महकमे में मतलब ये आपके थाना अलीगंज में गया तो वहाँ के सीओ साहब विजय राय साहब बोले कि ठीक है आपको न्याय मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी मैं जांच कराऊंगा। तो उन्होंने जांच के लिए डॉक्टर की टीम एक बना करके उन्होंने जांच के लिए आदेश लिख दिया। हमने कहा ठीक है साहब, जांच लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं कप्तान साहब से मुलाकात किया अलीगंज थाने पे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने 2 बार रिमांडर लिख करके सेमो को दे चुका हूँ, मगर अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई तो हमने कहा सर आप IAS अधिकारी हैं और आप मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप मुझे न्याय देंगे साहब। तो इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके और हमको तहरीर दिया जाए और उनको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेजा जाए और उनकी डिग्री को निरस्त किया जाए और उनका अस्पताल सील किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार विनम्र प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इस नीरा हॉस्पिटल को सख्त से सख्त और ठोस से ठोस और कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करके और इस पर CBI जाँच करा दें। CBI जाँच करा करके और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, दोबारा फिर निवेदन कर रहा हूँ कि साहब मैं हाथ जोड़ के निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि साहब इसकी अगर CBI जांच करें तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा साहब। मुझे न्याय चाहिए। आपने समझा कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं ये जो है माननीय मुख्यमंत्री की साख पे बट्टा लगाया जा रहा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी किस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होमों की अवैध वसूली करते हैं और एक पेशेंट का परिवार उजड़ गया, जो आज इसकी पत्नी नहीं रहे, इसके बच्चे जो है वो आज अनाथ हो गए अपनी। और किस तरीके से ये बच्चे आपके कितने हैं सर? हमारे 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, वो भी शादी करने के लिए तैयार हैं। और सब हमारा टोटल जो है लगभग 8 लाख रुपया हमारा लगा और 83,050 का उन्होंने बिल दिया है। और बिटियाओं की शादी करने के लिए मैंने पैसा रखा था और उन्होंने हम उससे 420 करके मेरा पैसा भी ठग लिया, मेरे मरीज को भी मार दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया और धोखाधड़ी किया। तो मैं इसलिए श्रीमान से निवेदन चाहता हूँ कि इनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो, इनका अस्पताल सील हो और ये जेल सलाखों के पीछे जाएं और इनकी डिग्री निरस्त हो। आपने देखा कि किस तरीके से एक पीड़ित व्यक्ति शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहा है कि इसको अन्याय नहीं मिल पाया, तो इसने मीडिया का माध्यम अपनाया कि हमारी बात जल्द से जल्द लोगों तक और जनता तक पहुंचे कि जो अवैध वसूली कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के सह पर मिलकर जो नर्सिंग होम ले लीजिए या उनसे संबंधित अधिकारी ले लीजिए, ऐसे लोगों की लाइसेंस दे दिया जाए तो उनमें डॉक्टर कोई रजिस्टर्ड और होते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल कोई और कर रहा है कि प्रैक्टिकल करते करते मरीजों के साथ इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूप से उनसे अन्याय के हो रहा है उनके साथ। अब देखते हैं इंसाफ की तह तक, मैं आपको इस केस की तह तक ले जाऊंगा और ये माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन मैं कर रहा हूं और श्रीमान जी भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ साहब, वहाँ के जो डॉक्टर थे और राजू पंडित वहाँ कंपाउंडर हों जो भी हों, भाई ये तो मुझे नहीं जानकारी, मुझे तो सभी डॉक्टर लोग लग रहे हैं। मैं तो सर करके ही पुकारता हूँ कि साहब मेरा मरीज़ कैसे ठीक हो। उसके बाद 25 तारीख को मेरे आंखों के सामने मेरा मरीज़ तड़प रहा है, बेहाल है। और उसके बाद 2 बजे के समय, दिन संडे था और दोपहर में 2 बजे के समय राजू पंडित ने ऑक्सीजन खोलने के बाद उसमें पता नहीं क्या मिलाया और मिलाने के बाद हमारा मरीज धीरे धीरे करके गाफिल हो गया और ऑक्सीजन जो है वो 80 पे चल रहा था, उसको उन्होंने 20 पे कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद गया, हमने कहा भाई साहब ऑक्सीजन आपने बहुत कम पे कर दिया। कहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा, उसके आप परेशान मत होइए, उसके लिए डॉक्टर हम हैं, आप दोनों हैं भाई, मरीज को जितना जरूरत होगा उतना ही तो हम देंगे। हमने कहा साहब 80 पर आप चला रहे थे और एकदम से आपने 20 पे कर दिया, मरीज को हमारे मार देना चाहते हैं क्या? कहे नहीं, मरेगा नहीं। आखिर में उन्होंने हमारे मरीज को मार दिया। बहुत तगड़ी उन्होंने लापरवाही किया और धोखाधड़ी हमारे साथ किया। आप समझ सकते हैं कि एक पीड़ित किस तरीके से अपनी गुहार लगा रहा है और उसके साथ किस तरीके से समस्याएं क्रिएट हुई हैं और किस तरीके से एक पीड़ित अपनी समस्या लेके बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस डॉक्टरी की टीम को जो इस तरीके से ऐसे डॉक्टरों की CBI जांच होनी चाहिए, उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों की जाँच होनी चाहिए कि कौन कागजों में डॉक्टर कौन रजिस्टर्ड है, कौन उसके मीनू में
बाहर लगा हुआ है, कौन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, किस क्या क्या इस पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है। कभी कभी पेशेंट जो है कुछ ऐसे क्रिएट देख लेता है जिनको उनके साथ इस तरीके से हादसा कर दिया जाता है। बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे केसेस की तह तक ले जाएंगे। डॉक्टर की लापरवाही से बीमारी या मौत होने पर ये कहता है कानून। आए दिन अस्पतालों में किसी मरीज के ठीक न हो पाने या उसकी बीमारी बढ़ जाने या मरीज की मौत हो जाने पर परिजन अस्पताल या इलाज करने वाले डॉक्टरों को कोसते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिन पर अदालतों ने स्पष्ट फैसले दिए हैं। यदि डॉक्टर ने लापरवाही की है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन किन चीजों को लापरवाही माना जाता है इसका स्पष्ट भेद दिया हुआ है। किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के मायने क्या है। नेग्लिजेंस या लापरवाही या अनदेखी शब्द का इस्तेमाल न्यायशास्त्र में औद्योगिक क्रांति के पहले से किया जाता है, लेकिन ये शब्द औद्योगिक क्रांति के बाद ही ज्यादा प्रकाश में आया। हालांकि इस शब्द का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। इसकी परिभाषा में 3 चीजें आती हैं। 1. जिसकी शिकायत की जा रही है, क्या उसने कानूनी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन किया है। 2. किए जाने वाले कर्तव्य का उल्लंघन और 3 है उपेक्षा की वजह से हुई क्षति। जहां तक डॉक्टरों के पेशे की बात है तो ये पूरी तरह से मानवता से संबंधित है। किसी घायल, बीमार और पीड़ित की सेवा करने से अच्छा कुछ भी नहीं है। डॉक्टरी पेशे में दूसरों के मुकाबले अधिक सम्मान है, लेकिन इन दिनों में उसके मूल्यों में काफी गिरावट आई है। कई बार इलाज और जांच में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। इस तरह से कई डॉक्टरों के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं। इस हालात के कारण ही एक नई शब्दावली चली है, मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सकीय उपेक्षा। जो भी स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सेवाएं दे रहा है, यदि उसकी ओर से कोई उपेक्षा, अनदेखी या चूक की गई है तो उसे मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाता है। इसमें उपचार एक मानक स्तर से नीचे आ जाता है। किसी मरीज को डॉक्टर की वजह से बीमारी या उसकी मौत के जो मामले अदालतों में गए हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में डॉक्टरों की गलती पाई जाती है। अब लोग इस संबंध में ज्यादा सजग हो चुके हैं। इसके लिए नई अवधारणा हेल्थ केयर कंज्यूमरिज्म आया है। जहां तक मेडिकल नेग्लिजेंस की बात है तो इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले समस्त प्रोफेशनल को भी दायरे में ले लिया है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को भी हेल्थ केयर लेने आए कंज्यूमर का ध्यान रखना होता है कि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या चीजें वह चाहता है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने M.S. चौघुले बनाम G.M. टेलीकॉम मामले में कहा कि चिकित्सा का पेशा और उसके प्रोफेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून 1986 के दायरे में हैं। नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने इसमें और ज्यादा काम करते हुए इसे पैना बना दिया है। डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम डॉक्टर त्रयंबक बापू गोडबोले के मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि डॉक्टर की मरीज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वे स्पष्ट हैं। जो व्यक्ति कोई मेडिकल सलाह देता है या फिर उपचार करता है तो यह माना जाता है कि वो उसका ज्ञान रखता है और वह इसका वैधानिक पात्र है। इस तरह के कुशल लोगों से जब मरीज मिलते हैं तो जिस व्यक्ति से परामर्श लिया जा रहा है वह जानता है कि क्या उपचार होना है और किस तरह की साज संभाल जरूरी है। अपने दायित्व के वहन में जरा भी कोताही होने पर मरीज को अनदेखी के तहत कार्रवाई का अधिकार रहता है। प्रैक्टिस करने वाले के पास उस विधा का प्रामाणिक ज्ञान जरूरी है। यदि किसी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जा रही है तो 4 बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। जब भी कोई अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा देने वाला किसी के उपचार की जिम्मेदारी लेता है तो फिर यह उस अस्पताल के डॉक्टर का कर्तव्य रहता है। यदि कोई कोताही बरती गई है और अस्पताल संबंधित सेवाएं देने के बारे में पुष्टि नहीं कर पा रहा हो, कोताही से मरीज को शारीरिक हानि हुई हो और यही लापरवाही या कोताही उसका प्रमुख कारण हो। नुकसान, बिना नुकसान के धन संबंधी हो या शरीर संबंधी या भावनात्मक के आधार पर शिकायत नहीं की जा सकती। नहीं ये तय किया जा सकता है कि मेडिकल सेवा देने वाले ने लापरवाही बरती। नुकसान बिना लापरवाही के भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी की मौत किसी गंभीर रोग से हो गई हो। संक्षेप में मेडिकल प्रोफेशन में लापरवाही का मामला तभी बनता है जब उपरोक्त में से कोई 2 बातें पुष्ट हो रही हों। फैक्ट, कुछ समय पहले देश में मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर किए गए देशव्यापी अध्ययन में यह पाया गया कि अस्पतालों में आने वाले 10 में से 1 मरीज अस्पताल की गलती का शिकार होता है।